हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ ब्रजेश सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कि जबरदस्त जो है कि 9th से लेकर 8 तक लगभग जो है कि बहुत इंपॉर्टेंस जो ये होने वाला है। तो ये जो है कि मानव पाचन तंत्र के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे चैनल का नाम वननेस लर्निंग क्लासेस है, उसको जाकर आप सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है कि आपको समय पर जो है कि मिलता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको जाकर जो है कि इंडिकेट करता रहे, आपको जगाता रहे भाई एक नई वीडियो जो है कि इस चैनल पर पढ़ चुका है, तो आप उसको पढ़ पाएं, पढ़ सकें और उसको जो है कि नोट्स करते चलिएगा, नोट्स इसका। तो आइए हम पढ़ते हैं मानव पाचन तंत्र क्या है। मानव पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है। ये हमारा शरीर होता है, शरीर के अंदर ये सारी एक्टिविटी होती है, बट ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि शायद इसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। हमारे शरीरों में क्या कमी है, किस चीज की कमी है, ये सारा चीज जो है कि हम इसमें आज जो है कि सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे मानव पाचन तंत्र से। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर हम जब कोई भी भोजन हम शरीर में लेते हैं तो शरीर में जाने के बाद ये पूरी तरह से शरीर में हमारे क्या हो जाती है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और डाइजेशन होने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हम सारे वर्क को करते हैं। तो आइए हम इसका शुरुआत करेंगे ये हमारे पाचन तंत्र के बारे में, मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है, इसके क्या कार्य होते हैं, कौन सा अंग किस काम में आता है और किस अंग से कौन सा रस निकलता है। ठीक है, तो यह हमारी यात्रा जो है कि आइए हम जबरदस्त ये पॉइंट आज को आपको लेकर हम बता रहे हैं। यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है जो कि मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये शॉर्टकट ऐसा तरीका है जो यात्रा हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। ये भी हमारे यात्रा पूर्ण हमारे मुंह से स्टार्ट होगा, इसके बाद जो है कि हमारे शरीर के अंग से जो तक हम पहुंचेंगे। तो ये यात्रा कैसी होगी, ये बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो इसका देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट हमने एक बनाया है। जैसे यहाँ पर लिखा है मुंह, क्या लिखा वहां पर, मुंह ग्रा आछो बगु। देखिए कितना है, मुंह ग्रा आछो बगु, ये बस याद रखना, मुंह ग्रा आछो बगु। अब ये सोचते होंगे ये क्या है, तो यही जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ऐसे की पॉइंट है जिसके जरिए जो है कि आप उन सारे, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तरह के शरीर के इस हाईवे पर भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का उत्तम संतुलन यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके फुल फॉर्म में मुंह मतलब मुख होगा, ठीक है ना, ग्रास नली होगी, ठीक है ना। ऐसे करके जो है कि इनका पूरा विस्तार से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आइए हम समझते चलते हैं और उसको देखते चलते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हमारी यात्रा जो है कि हमारे पाचन क्रिया में, जैसे मुंह से मुख हो जाता है, हमारा मुंह से क्या हो जाता है, यहाँ पे मुख हो जाता है, मुंह से हमारा क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस से ग्रास नली हो जाएगा, आ से अमाशय हो जाता है। इसके बाद हमारा जो है कि यहाँ पर छोटी आंत होती है, इसके बाद यहाँ पर छोटा हमारा जो होता है ये हमारी बड़ी आंत होती है, जहां पर ये हमारी पाचन क्रिया, ये मुख होता है, ग्रासनली होती है, फिर अमाशय होता है, चौथा छोटी आंत होती है जिसको छो से दिखाया गया है, और ठीक है ना, ये गुहा होता है जो अंतिम जो हमारी गुहा जहां से हमारा भोजन पचता है और डाइजेशन होने के बाद हमारे शरीर से ये निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया आपको एक अच्छे जो है कि मॉडल्स के रूप में, एक अच्छे विजुअलाइजेशन के रूप में जो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। यात्रा का रूट याद करने का ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। मुग्रा आछो बगु, याद रखिए, मुग्रा आछो बगु। तो इस तरह से जब आप कोई भोजन खाते हैं, जब आप अपने कोई भी निवाला जो है कि भोजन जब आप खाते हैं, तो इस तरह से क्या करते हैं, आपके मुख में जाने के बाद यहाँ से जो है कि लार निकलता है। और लार जो है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस पॉइंट को नोट करिएगा, लार क्या करता है, हमारे मुख से निकलने के बाद वो हमारे भोजन में मिलता है और हमारे भोजन को क्या करता है, ये हमारे भोजन में जो मिल जाने के बाद उसको सॉफ्ट और चिकना बना देता है, उसको सॉफ्ट और चिकना बना देता है। यहाँ पर स्टेशन नंबर 1 आपका जाता है, पहला स्टेशन है लार का निर्माण। जब भोजन आप खाते हैं तो भोजन खाने के बाद आपका क्या होता है, लार का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाता है, लार उसमें से निकलता है और निकलने के बाद भोजन में मिल जाता है। तो स्टेशन नंबर 1 पे आप आ जाते हैं। इसके बाद ये याद रखिएगा कि हमारे शरीर में 99.5% जल होता है, ठीक है ना। जो जल हमारे शरीर के लिए बहुत, हमारे शरीर का अंग जो है कि लगभग जो है कि हमारे 90% जल से लगभग बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे तो लार के निर्माण में जो होता है कि लगभग पीएच उसका मान जो है लार में हमारा हल्का अम्लीय होता है जो 6.8 होता है, ये याद रखिएगा, हल्का अम्लीय जो 6.8 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कि स्टेशन में हम स्टेशन 1 पे पहुंचते हैं तो लार की जो है कि लार में पाए जाने वाले पॉइंट है जिसका पीएच लेवल 6.8 जो हल्का अम्लीय होता है, जो भोजन को हमारे जब चबाते हैं तो इस तरह से भोजन चबाते हैं तो हमारे जो है कि क्या करते हैं, उस ग्रंथि से, हमारे लार ग्रंथि से ये देखिए इस प्रकार से क्या होता है, स्रवित होता है। ये स्रवित होने के बाद हमारे भोजन में मिलता है और भोजन को क्या बना देता है, एकदम सॉफ्ट और चिकना बना देता है। और इसको कैसा बनाता है, अवलेह जैसा बनाया था। अवलेह मतलब जैसे हम देखते हैं कि अभी किसी आटे में
जब पानी को मिलाकर हम उसको पूरा क्या करते हैं, घोल देते हैं। घोल देने के बाद वो क्या हो जाता है, लबलबा टाइप हो जाता है, चिपचिपा टाइप हो जाता है। तो इस तरह से भोजन हमारे जब मुख में जाता है तो इस तरह से जब उसको चबाया जाता है तो चबाने के बाद इसमें से जो है कि बहुत सारे जैसे लाइसोजाइम्स, इसमें लाइसोजाइम्स इसमें निकलते हैं। वो लाइसोजाइम्स क्या करता है कि इनको जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में, यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट को हम पढ़ेंगे, ठीक ना। ये क्या करता है, उनको भोजन में मिलकर यहाँ पर एक पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ से सोचिए डाइजेशन की क्रियाएं चालू हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है कि भोजन के साथ आए हुए जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है, हानिकारक बैक्टीरिया, उसको क्या करता है, ये लाइसोसोम्स होता है ना, लाइसोसोम जो इसके पहले पढ़े हैं, ठीक ना। वो क्या करता है कि भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को जो हम अपने मुख से लेते हैं तो उसको क्या कर देता है, वहीं पर मार देता है, क्या करता है, इसको नष्ट कर देता है। और इसके बाद क्या करता है, हमारे भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। इसके बाद उसको क्या बनाता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, चिकना बनाता है। और वो चिकना भोजन जब हम अच्छी तरह से उसको चबाते हैं मुंह में तो वहां पर एक पाचन क्रिया हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। वहां से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। और वो जब पाचन क्रिया शुरू हो जाती है तो इसके बाद जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद इसमें से बहुत सारे जो है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, 99% जो जल होता है वो मिलता है। इसके बाद टाइलिन निकलता है हमारा। टाइलिन हमारे जो है कि टाइलिन जो हमारे ये कह रहे हैं कि एमाइलेज जो थी, टाइलिन हमारा एमाइलेज जो होता है तो हमारा लार ग्रंथि से निकलती है। तो वो भोज्य पदार्थ में मिलने के बाद उसको क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसमें आए हुए बैक्टीरिया को क्या करता है, तो उसके पहले मैंने बताया कि वो मार देता है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या करता है, लाइसोसोम, और ये टाइलिन क्या करता है कि हमारे भोजन को चिकना और स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसको टेस्टी और मीठा बनाने के लिए काम में मीठा बनाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, टाइलिन जो होता है स्टार्च को किस में तोड़ने का काम करता है, स्टार्च से शर्करा में तोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सलाइवा कंपोजिशन होता है, एक सलाइवा कंपोजिशन होता है जिसमें कई जो है कि हमारे एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम हमारे भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सलाइवा कंपोजिशन है, जहाँ पर कंपोजिशन में देखेंगे हम, जब जिस तरह से हम अपने भोजन चबाते हैं तो यहाँ पर जो है कि क्या होती है, यहाँ पर सलाइवा निकलता है और लार के जो है टाइलिन जिसको बोलते हैं एमाइलेज, एमाइलेज का काम यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का ये काम करता है। तो ये एमाइलेज यहाँ पर जो होता है निकलता है, निकलने के बाद ये भोजन को क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तोड़कर उसे डाइजेस्ट करने में काम करता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा किया गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लाइसोसोम्स होता है, लाइसोजाइम जो होती है, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम का काम होता है कि जो हमारे भोजन में जो भोजन हम करते हैं तो खुले में हम भोजन करते हैं तो जानते ही हैं, तो उसमें जो आने वाले बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे भोजन हम अपने मुंह में डालते हैं तो वैसे मुंह को आ करना पड़ता है, और जब खोलते हैं तो बाहर से हवा के माध्यम से आने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, भोजन के साथ हमारे शरीर में जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब शरीर में हमारे जब जाते हैं तो मुख में हम उसको पहले क्या करते हैं, अच्छी तरह से भोजन को जब चबाते हैं तो उसमें लाइसोजाइम क्या करता है कि ये लाइसोजाइम जो होता है ये क्या करता है कि उसमें जो आए हुए बैक्टीरिया होते हैं उनको ये क्या करता है, मार देता है, उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। जब नष्ट कर देता है तो भोजन हमारा क्या हो जाता है, फिर इसके बाद भोजन हम उसको चबाकर हम निगलते हैं, और वो जो है कि जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं शरीर के अंदर जैसे जाकर फिर नुकसान भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका काम होता है। आइए हम इसको एकदम विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम देखेंगे। इसमें आता है म्यूकिन। आइए देखते हैं लार की संरचना इसमें देखेंगे हम, और इसके बारे में पढ़ते हैं। म्यूकिन के नाम बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए हमारा पार्ट से म्यूकिन, क्या बोलते हैं इसको, म्यूकिन। इस तरह से हमारा भोजन जब हम चबाते हैं, चबाने के बाद इसमें क्या होता है, ये जीभ पर जब हमारे जाता है तो यहाँ से जो है कि लार निकल के भोजन के पूरे माध्यम में मिलता है, भोजन मिलता है इस तरह से। और ये जो है कि फिर इसके बाद क्या होता है कि भोजन का यहाँ पर देखेंगे, अब क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भोजन हम खाते हैं तो भोजन का कुछ भाग जो है हमारे क्या होता है, जो भोजन का कुछ जो अंश होता है, लगभग मान लीजिए 50% लगभग हमारे भोजन का पाचन कुछ मुंह में हो जाता है। हमारे मुंह में जब उसको चबाते हैं, इस तरह से चबाते हैं तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से मात्रा, कैल्शियम, क्लोरीन, ये भी जो सलाइवा के कंपोजिशन में मिलने वाली सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। जिसमें कहते हैं कि खनिज लवण होते हैं, जो मिनरल सॉल्ट होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर हमारे मुख में इसका पाचन लगभग जो है कि कुछ भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम कोई भी चीज यहाँ पर खा रहे हैं, देखिए टाइलिन है, अब देखिए यहाँ पर टाइलिन जो है कि एंजाइम होती है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च से शर्करा में ये क्या करता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है, यहाँ पर देख लेंगे, टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च से शर्करा में ये जो क्या करता है, स्टार्च से शर्करा में बदलने का
यहाँ पे काम करता है, ये इसको देख लेते हैं। टाइलिन एंजाइम स्टार्च से शर्करा, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च से शर्करा में बदलता है। जिस तरह से हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद क्या करता है, इस स्टार्च को जैसे देखिए आप चबा रहे हैं तो इसमें से सारी चीजें जो कि क्या हो रहा है ऐसे निकल रहे हैं और ये स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में बदलने का काम करता है। इस तरह से देखिए ये सब भोजन हमारे आए और इसको क्या कर दिए, ये तोड़कर छोटे छोटे भाग में इसको स्टार्च से शर्करा में, यहाँ पे स्टार्च से शर्करा में बदल देते हैं। मतलब इसमें जो है स्टार्च से जब शर्करा में बदलता है तो उसमें शुगर की मात्रा आ जाती है, जैसे मिठास होता है। जो भी मीठे पदार्थ जो हम अपने भोजन चबाते हैं तो एक रोटी का टुकड़ा यदि आप सूखे रोटी का टुकड़ा भी खाएं, एक एग्जाम्पल की तरह सूखे रोटी का टुकड़ा भी खाते हैं तो सूखे रोटी का टुकड़ा यदि कुछ देर तक चबाते हैं तो वह सूखा रोटी का टुकड़ा हमारे मुख में जाने के बाद जब लार मिलता है और जो उसमें चबाते तो मीठा लगने लगता है। इसी प्रकार स्टार्च से क्यों मीठा लगता है, मीठा क्यों न लगने लगता है, उसका कारण ये है कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन को चबाने के बाद हमारे शरीर में, हमारे मुख में निकलने वाली जो एंजाइम्स होती है वो निकलता है, हमारे भोजन पदार्थ में मिलता है और उसको क्या कर देता है, वो शर्करा में बदल देता है, जिसकी वजह से वो मिठास आ जाती है। तो इस तरह से वो क्या बदल देता है, वो स्टार्च से शर्करा में बदलने का काम करता है। अब आइए जीभ के स्वाद कलिकाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। जीभ और स्वाद कलिका, ये सबसे बड़ा जो है कि इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इसके बारे में समझेंगे। हमारे जीभ के अंदर एक बहुत बड़ी कला है, हमारे जीभ के अंदर एक बहुत बड़ी कला है और एक बहुत बड़ा जो है कि आज हिस्ट्री जो छिपी हुई है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। शायद इसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम था, लेकिन आइए पता है जीभ और स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं। हमारे जीभ को जब देखेंगे कभी भी आप अपने जीभ को बाहर निकाल कर जब देखते हैं जब शीशे में, तो उसमें जो है कि जीभ में बहुत सारी कलिकाएं होती हैं, ठीक है ना। जीभ में क्या होती है, बहुत सारी कलिकाएं होती हैं। आइए इसको देखते हैं कि जो अग्रभाग होता है, ये जीभ का जो हमारा अग्रभाग होता है, ये देखिए ये अग्रभाग होता है, इसमें कलिकाएं इस प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, एक पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे। जीभ में केमिकल सेंसर पाए जाते हैं, जीभ में हमारे क्या करते हैं, केमिकल सेंसर पाए जाते हैं और ये सेंसर क्या करते हैं कि आपको जो है कि भोजन जो खाते हैं तो उसका एक अनुभव होता है मीठा खट्टा या तीखा का, जो भी होता है। तीखा का तो नहीं होता है, तीखा का तो एक प्रकार का अलग स्वाद होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर केमिकल सेंसर जो होते हैं क्या करते हैं, आपके उन सारे चीजों को बताते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, अग्रभाग में क्या होता है, पिछले वाले भाग में क्या होता है। तो इस तरह से इसमें जो कलिकाएं होती हैं, ठीक है ना, तो ये जीभ और उसकी कलिकाओं में क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन क्या होता है, उसमें टेस्ट जोन्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, मिल जाते हैं, मिलने के बाद जो है उसका स्वाद हमें पता चलता है। तो ये टेस्ट जोन अब तंग पढ़ेंगे, कौन सा टेस्ट जोन होता है, इसमें देखते हैं क्या क्या पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए देखें, हम देखते हैं आप भोजन खाते हैं तो इस प्रकार से जो भोजन हमारे शरीर में पूरी तरह से जाता है तो उसके खट्टे मीठे और तीखेपन का होने का अनुभव होता है। तो अगला वाला भाग मीठा होता है, इसके ये लेफ्ट वाला भाग जो होता है, लेफ्ट वाला सबसे पीछे का भाग जो हमारे कड़वा बताता है, थोड़ा उससे आगे वाला भाग जो होता है हमारे क्या उसको बताता है, इसको हमने अभी देखा इसमें, ठीक है ना, इसमें भाग बताया। इसको हम समझे यहाँ पर एक बार और समझ लेंगे, यहाँ से एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है, ये अब यहाँ पर देखिए हमारे जीवा का ये भाग होता है, सबसे पीछे वाला भाग जो होता है ना, ये कड़वे को दिखाता है, सबसे पीछे वाला भाग, सबसे पीछे वाला भाग कड़वे को दिखाता है, जो कुछ जो तीखा और जहर जैसा होता है वो चीज ये पीछे वाला कड़वे भाग को दिखाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगला भाग मीठा है, ये अगला भाग मीठा, इसके जस्ट पीछे एकदम कड़वा है, ठीक है ना, एकदम पीछे उसका भाग जैसे कड़वा है। और यहाँ वाला भाग जो खट्टा है हमारा दिखाता है जीभ के, और उसके जस्ट आगे वाला भाग जो होता है नमकीन वाले भाग को दिखाता है, इसके यहाँ से अगला वाला भाग नमकीन वाले भाग को दिखाता है। तो इस चीज को क्लियर कर चुके, जब भोजन को चबाते हैं और खाते हैं तो ये हमारे कहा जाता है, इसके बाद जो कि हमारी पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, वहां पर छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाता है, और लगभग जो फूड पाइप का हमारा जो डिस्टेंस होता है, जो हमारी फूड पाइप होती है जो यहाँ से यहाँ तक लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का लगभग होती है। तो ये हमने देखा यहाँ पर इस तरह से इसमें निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं। जो पीछे जो हमारा जो भाग है, जीभ का पिछला भाग जो होता है, ये हमारा जीभ का पिछला वाला भाग जो होता है, अच्छा ये चीज में ध्यान देने वाली बात है, ये सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज होती है, जो हमारे पीछे कड़वा वाला भाग होता है। जैसे कोई भी चीज हम कड़वा चीज खाते हैं तो वो चीज क्या हो जाता है, पीछे इसलिए भाग दिया होता है कि यदि उसका अनुभव, जैसे मान लीजिए कि हम पीछे तक लेके जाते हैं और वो कड़वा ज्यादा लग रहा है तो हम उसको थूक सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ठीक है ना, उसको हम थूक भी सकते हैं। क्योंकि यदि वो क्या होता है अगले आगे वाले ही भाग में होता तो हम उसको जैसे अगले भाग में ही यदि कड़वा वाला भाग होता तो पता चलता उसको निगलने से पहले हम उसको क्या करते, थोड़ा जीभ पर ही लगता तो उसको पहले ही थूक देते। लेकिन कभी कभी कहने का मतलब होता है कि जब उसको खाते हैं तो खाने के बाद जो है कि वहां से जब कड़वा भाग का जब अनुभव होता है तो हम उसको निगल भी सकते हैं और थूक भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी को नहीं पसंद होता है कड़वा, ठीक है ना, किसी को कड़वा पसंद है, तो इस तरह से। और लगभग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी फूड पाइप होती है, आहार नाल, ये मुख्य मार्ग होता है हमारा, ये मुख्य मार्ग जो भोजन हम खाते हैं तो फिर मुख्य मार्ग जरा आता है, मुख से गुदा तक फैली एक लंबी नली होती है,
मुख से गुदा तक फैली एक लंबी नली होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? टोटल 8 से 10 मीटर। सवाल यहाँ पे आता है कि आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? एक क्वेश्चन आएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग आप उत्तर देंगे 8 से 10 मीटर लगभग ये होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर हमने समझा यहाँ पर कि किस तरह से जो है कि भोजन हमारे, देखिए भोजन हम चबाते हैं तो ये आहार नाल से देते हैं। देखिए आहार नाल से होते हुए हमारे कहाँ जाती है? ये हमारे अमाशय में जाती है, हमारे पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद ये सारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में जाने के बाद ये सारी चीज क्लियर होती है, मलाशय और गुदा से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सारी जो जर्नी है, ये जो यात्रा है लगभग 8 से 10 मीटर के बीच, तो वह किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम लगभग यहाँ पर समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर अब जीभ के उन भागों को एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे। जीभ का ये जो पिछला भाग होता है, एकदम पश्च भाग, मैंने बताया था कड़वा होता है। ये जो वाला भाग होता है यहाँ वाला, उसके जो भाग होता है खट्टा होता है, मतलब कड़वा का जस्ट लेफ्ट और राइट में, जैसे हमें ट्रायंगल के टाइप हम समझें, ट्रायंगल के टाइप हम समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल के टाइप समझते हैं, तो ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए ए वाला भाग होता है, ये कड़वा होता है, फिर यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया, तो ये दोनों बी और सी दोनों क्या बताता है? ये खट्टे भाग को दिखाता है, बी और सी खट्टे भाग को दिखाता है। इसके बाद यहीं पर हम थोड़ा सा पैरेलल जाए, बी और सी के बदले सी और बी और सी के बदले यदि मान लो कि हम एम मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, तो ये एम एन और बी सी, लगभग एम एन और बी सी, ये अगला जो भाग होता है ना, तो ये हमारे भाग को किसको दिखाता है? मीठे भाग को दिखाता है, ठीक है, नमकीन वाले भाग को दिखाता है। किसको भाग दिखाता है? नमकीन वाले भाग को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। ये नमकीन वाले, ये किनारे वाले जो भाग होते हैं नमकीन वाले भाग को दिखाता है, और ये अगला भाग हमारे मीठे भाग को दिखाता है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, इस चीज को नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जीभ के स्वाद क्षेत्र का जोन आपने यहाँ पे समझा, जिस तरह से आप कोई चीज खाते हैं उस स्वाद को आप समझते हैं कि वो मीठा है कि खट्टा है, ये जीवन का सबसे इंपॉर्टेंस जो है कि क्या है, इकाई होती है, जिसको हम समझते हैं और जानते हैं, और इसके बारे में हम क्या करते हैं? सीखते हैं। तो इस तरह से हमने इसके पूरे जोन्स को अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया, एक बार और रिवाइज यहाँ पे कर लिया जा रहा है, जिससे आप यदि भूल जाएं तो उसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर कड़वे स्वाद की कलिकाएं पीछे क्यों होती है, तो ये सबसे बड़ा जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर यही है कि भोजन के साथ आए हुए जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीले जो पदार्थ होता है, तो यदि वो चीजें यदि स्वाद में हमको समझ में आ जाए तो हमको क्या कर सकते हैं? उसे हम उसको निगलने के बजाय उसको हम थूक सकते हैं, निगलने के बजाय थूक सकते हैं। वही अगला भाग में हुआ तो फिर वो क्या हो जाता है? अगले भाग में होता है, तो फिर हम क्या करते हैं? भोजन को कट करते हैं, और कट करने के बाद पीछे लेकर जाते हैं, तो फिर चबा कर हम उसको क्या कर, जहर विभाग होता है तो हम उसको निगल जाते हैं, लेकिन वो पीछे, ठीक है ना, जैसे अग्र भाग में होता तो अग्र भाग में यदि कड़वा भाग होता तो बच जाता, लेकिन वो पीछे दिया जिससे हम चबाते हैं, तो वहां तक जब जाता है तब मालूम चलता है कि नहीं ये जहरीला चीज है या कड़वा चीज है, उसे हम जो खाने वाले लोग होते खा लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको थूक देते हैं, समझ रहे ना। तो पीछे इसलिए होता है कि आप उसको चाहे तो उसको निगल सकते हैं या चाहे तो थूक सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको समझने का यहाँ पर पूरा टोटल जो है कि आपको प्रयास यहाँ पर जो कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं, इनके उन सारे भागों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या उसका अगला भाग है, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ मुख में आते हैं। मुख में आने के बाद जैसे भोजन हमारे मुख में आता है, मुख में जब हमारे भोजन को चबाए उसके बाद ग्रास नली से होते हुए क्या होती है, इस तरह से ये क्या होता है, ग्रास नली से होते नीचे की तरफ उतरती है। और ये हमारी ग्रास नली जो होती है ना, ये फ्लेक्सिबल होती है। ग्रास नली क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन वो थोड़ा सा एक जगह पचका होता है, उभरा होता है, पचका होता है, उभरा होता है। ऐसे एक जगह होता है तो यहाँ पे सिकुड़ा होगा, यहाँ पे उभरा होगा, क्रमाकुंचन गति उसको बोलते हैं, क्रमाकुंचन। जब भोजन उतरता है तो भोजन भी उसमें जो कि रगड़ खाता है, रगड़ खाने के बाद उसमें भी कुछ न कुछ प्रक्रियाएं छोटे छोटे भाग में टूटने की होती है। जिस तरह से देखिए भोजन यहाँ पर नीचे उतर रहा है, नीचे उतरने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे ये नीचे उतरने के बाद यहाँ पर कहाँ आ जाता है, अमाशय में आ जाता है। नीचे उतरने के बाद यहाँ पर अमाशय में आ जाता है, और अमाशय में से जितने भी निकलने वाला अमाशय के जो रस होते हैं वो अमाशय के रस हमारे भोजन में मिलते हैं, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, पाचन क्रिया करने का काम करते हैं। तो आइए अमाशय के उस जंक्शन को देखते हैं कि अमाशय में क्या क्या पाया जाता है। तो इस तरह से देखिए अमाशय में आता है तो यकृत आती है। यकृत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा जो है कि अंग है यकृत, ठीक है ना। जो यकृत हमारे इस तरह से जो है कि देखिए इस प्रकार से जो ये ग्रीन जो लीफी टाइप का है, जो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का जो है दिखाया गया है, तो ये आपका यकृत होता है, ठीक है। तो यकृत में इस तरह से भोजन जब यहाँ पर जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और यहाँ पे ये लीवर होता है, देखिए लीवर है, ठीक है ना। लीवर, ये यकृत लगभग जो है इसका 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम इसका पूरा वजन होता है यकृत का। यकृत का वजन, कोई पूछ दे कि यकृत का वजन कितना होता है, सबसे बड़ा जबरदस्त ये क्वेश्चन है। तो ये 1.5 किलोग्राम लगभग होता है। तो यकृत में ये जो है क्या होता है, पित्त बनता है। यकृत में क्या बनता है, यकृत में पित्त बनता है, और पित्त की ये थैली होती है।
ये पित्त की क्या होती है, थैली होती है जहां पर पित्त बनता है। और ये पित्त क्या करता है, हमारे भोजन में कुछ कुछ मात्रा में ड्रॉप बूंद बूंद करके क्या होता है, निकलता है। और निकलने के बाद यहाँ पर पित्त से क्या होता है, ध्यान दीजिए, पित्ताशय जो होता है ये पित्त का संग्रह करता है, ठीक है ना, पित्ताशय पित्त का संग्रह करता है। ये भोजन में जाने के बाद ये क्या करता है कि जितने भी शर्करा की मात्रा, जितने भी वसा की मात्रा होती है, फैट की मात्रा आती है, तो उस फैट को ये जो है पचाने का सबसे बड़ा काम करता है, इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये पैनक्रियाज होती है, इसको हम समझेंगे, ठीक है ना, इसको हम समझेंगे यहाँ पर ये इसको समझ, थोड़ा सा पीछे हो गए। यहाँ पर यकृत, यहाँ पर देखेंगे यकृत इस तरह से जो क्या होता है, निकलता है जूस, और निकलने के बाद इसमें क्या होता है, अग्नाशय। यहाँ पर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा आगे हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यकृत से निकलता है, यकृत में से पित्त बनता है, और पित्त क्या करता है, फैट्स को, जो हमारे फैटनेस जो भोजन में आई हुई फैट होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब यहाँ से अमाशय में पूर्ण पाचक रस छोड़ता है, अमाशय का काम होता है पूर्ण पाचक रस छोड़ता है, इसमें अमाशय में पूर्ण पाचक रस छूट जाता है, और ये पैनक्रियाज होती है, ठीक ना। इसमें अग्नाशय में क्या पूर्ण पाचक रस छोड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारा भोजन पचने में सबसे बड़ा हेल्प करता है, और भोजन बहुत जल्दी से पचता है। और इसके बाद यहाँ पर ग्रहणी में देखेंगे, ग्रहणी का काम क्या होता है, ग्रहणी भोजन का रासायनिक पाचन होता है। ग्रहणी जो होती है, हमारे ग्रहणी भोजन का एक रासायनिक पाचन होता है, जिसमें रसायन पदार्थ निकलते हैं, जैसे HCl OCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो निकलता है। तो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, जिससे कि भोजन क्या होता है, अच्छी तरह से पचने में सहायता होती है, ठीक ना। अब यकृत में पित्त बनता है, तो यकृत इस तरह से हमने समझा, यकृत में पित्त बनता है। अग्नाशय को मास्टर कुकर कहा जाता है, अग्नाशय को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ कुकर कहा जाता है। ये सबसे बड़ा मास्टर होता है कुकर का, मतलब भोजन पचाने का। मतलब एक तरह समझिए कि ये जो हमारा क्या होता है, जो यहाँ पर अग्नाशय, जो हमारे यहाँ पर एक समझिए कि क्या बोलते हैं, वो किचन बोलते हैं, किचन जहाँ पे भोजन हमारे पचने का भी काम होता है उसके ऊपर, ठीक है ना। यकृत से जो है कि हमारे यहाँ पर जब आए तो अग्नाशय को मास्टर कुकर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से भोजन में जो एक रस मिल जाता है, जिसकी वजह से भोजन हमारा क्या हो जाता है, पच जाता है। तो इस तरह से मास्टर ऑफ कुकर कहा जाता है, जिस तरह से यहाँ पर भोजन हमारा क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और इस तरह से इसमें से क्या होती है, निकलता है। यहाँ पूर्ण पाचक रस, यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा रस होता है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो देखते हैं, तो माय डियर, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पर देखेंगे कि ये दिया है कि ये अग्नाशय को जो मास्टर ऑफ कुकर कहा जाता है, ठीक है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए आगे की तरफ हम देखते हैं इसमें होता क्या है। इसके बाद तो वहाँ सारी जो है कि पूर्ण पाचन यहाँ पर क्रियाएं होती है, पूर्ण पाचन क्रिया होती है, जिसमें अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक ना। तो ये जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम देख लेंगे पूर्ण पाचन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, जो एमाइलेज का काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पाचन, इंपोर्टेंस जो होते हैं अग्नाशय में पाए जाने वाले इंपोर्टेंस जो पाचक रस हैं, जो रस मिलकर क्या करते हैं, भोजन को सबसे आसान रूप से पचाने का सबसे बड़ा ये काम करते हैं। तो ये जो है कि हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ता है और पचाने में सबसे बड़ा काम करता है। इस तरह से यहाँ पर यकृत जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यकृत का सबसे बड़ा रोल होता है। यकृत में जो हमारी ये पित्त होती है, पित्त जो बनता है यकृत में, तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी हम भोजन जो गरिष्ठ खाते हैं, या भोजन जो हम ज़्यादा से ज़्यादा मसालेदार या तैली चीज़ खाते हैं, तो वो तैली चीज़ ये वाले भोजन को ये क्या करता है, पचाने का काम करता है। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप जो है कि क्या करते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आप तैली चीज़ खाते हैं, तो वो हमको नुकसान भी करता है, ठीक है ना। तो ये उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, या आपके भोजन को पचाने में सबसे बड़ा हेल्प करता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा हेल्प करता है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे जो यकृत का वजन होता है, तो यकृत का वजन कितना होता है, तो लगभग जो है यकृत का वजन हम देखेंगे तो लगभग ये 1.5 kg के लगभग होता है। कितना होता है, लगभग ये 1.5 kg से ऊपर के करीब होता है। यकृत का वजन कितना होता है, तो ये आपका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है, इसको हम शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि ऊर्जा संग्रह करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, ये ऊर्जा का संग्रह करता है। यकृत हमारा क्या करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा का संग्रह ये करता है, ठीक है ना। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है, पित्त का उत्पादन करना। ये पित्त का उत्पादन करना यकृत का सबसे बड़ा काम होता है। दूसरा ग्लाइकोजोनोलिसिस जो होता है, जो ठीक है, जेनोलिसिस का काम ये मुख्य करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमारा है। इसके बाद ये रक्त प्लाज्मा प्रोटीन का भी उत्पादन करता है। किसका करता है, प्रोटीन का भी उत्पादन करता है। ये उसके मुख्य कार्य है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे पित्त का उत्पादन करेगा। पित्त जो है हमारे क्या करता है, भोजन को पचाने में, भोजन के गरिष्ठ वाले या सबसे अधिक उत्पादन, जिसमें जहाँ पर जो गैसीय प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, या तो हम ज्यादा से ज्यादा जो तैलीय चीज खाते हैं तो उनको नुकसान करता है, तो उसमें हमारे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है जहर को भी। करने का मतलब, जहर का मतलब ये होता है जैसे भोजन हम
भोज्य पदार्थ खाते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एक मसालेदार चीज़ है, उनको भी ये सबसे डाइजेशन का काम करता है। यकृत का मुख्य कार्य इसमें ग्लाइकोलाइसिस का भी होता है, ग्लाइकोलाइजोलिस का उसका होता है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजोनोलिसिस और रक्त प्लाज्मा प्रोटीन का उत्पादन करने में भी इसका काम होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा अहम रोल हो, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें जो है कि बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कोई भोजन खाते हैं, भोजन आप खाते हो, यकृत और ग्लाइकोजन का भंडारण यहाँ पे होता है। यकृत में जो है कह रहा है कि यकृत और यहाँ पे ग्लाइकोजन का भंडारण इसमें होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये ग्लाइकोजन का इसमें भंडारण होता है, ये इंपॉर्टेंस इसमें जो है कि आपका है। यहाँ पर हम आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। अगला इसमें स्टेप देखते हैं क्या है, ठीक। जिस प्रकार से हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम ये करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। इसके आगे देखिए क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पर, जिसमें देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि यदि आपके शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है, यदि ज्यादा से ज्यादा फैटी चीज आ जाती है, ठीक है ना, जिसमें तो फैटी चीज को ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा होती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा एडजस्टेबल करने का काम होता है और उसको ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट करने का काम इसका होता है, जो हमको ब्लड में मिलने के बाद ये क्या करता है, शरीर को ये छोटे छोटे टुकड़े में, ग्लाइकोजन को शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है और तोड़ने के बाद क्या करता है, उसको जो है कि हमारे रक्त में छोड़ते जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा मिलती रहती है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसको क्या करता है, उन्हें रक्त में क्या करता है, छोड़ देता है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होती है, हमेशा ऊर्जा ये बराबर मात्रा में मिलती रहती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। देखिए होता क्या है इसमें, ये पित्त बाइल का उत्पादन यहाँ पे होता है, फिर इसमें ग्लाइकोजेनेलिसिस होती है, रक्त प्लाज्मा प्रोटीन उत्पादन, इसे हमने देख ही लिया। अचानक शरीर में ज्यादा जब शुगर हो जाता है, कह रहा है कि अचानक शरीर में ज्यादा शुगर की मात्रा हो जाती है तो क्या होता है, बेहोश होने की संभावना रहती है। कभी कभी आप देखे होंगे आपके घर और में, कभी कभी क्या घर या आजू बाजू या कहीं ऐसी स्थिति कभी हुई होगी कि जहां पर जो है उनके अचानक जो है शुगर लेवल बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि जब आपके शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है और यही जो पित्त जो होती है, पित्त रस, जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी बॉडी से जो उसका अंग निकाल दी जाती है, तो पित्त रस की मात्रा जो होती है क्या होती है, ज्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, बूंद बूंद करके यकृत में बूंद बूंद करके आंत में फिर निकलता रहता है, गिरता रहता है, ठीक है ना। अब वो जो है क्या होता है कि इसमें बूंद बूंद करके जो है गिरता रहता है, फिर उसमें तो वो जो है क्या पूरी अधिक मात्रा में जहां पर हमें पित्त चाहिए होता है वहां पर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये समस्या हो जाती है कि उसका जो है कि वो लेवल कम नहीं कर पाता है कवर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो यकृत के मुख्य कार्य हमने यहाँ पे देखा, तो इसका जो है सबसे बड़ा अहम रोल होता है, ये पित्त बाइल का उत्पादन यहाँ पे होता है इसकी वजह से, और पित्त बाइल का उत्पादन में ग्लाइकोजेनेसिस और की क्रिया भी होती है। तो ये क्रिया हमने यहाँ पर देखा, इस प्रकार से हमारे कर है कि पीएच लेवल जो है कि हमारे इस तरह से इसका जो पीएच लेवल होता है हमारे पित्त का, तो वो 7.6 से लेके 8.6 तक होता है। ये इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट है, याद रखिएगा, 7.6 से लेके 8.6 तक इसका होता है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये इसका काम सबसे बड़ा अहम होता है। मैंने अभी बताया ये क्या करता है, हमारे भोजन को, जिसमें जो है कि इसकी मात्रा को, जैसे हम देखते हैं इसमें क्या करता है, ये वसा का पाइसीकरण का काम करता है, वसा का पाइसीकरण काम, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक क्रिया आपके होती है, वसा की जो बूंदे होती है, ठीक है ना, ये कह रहा कि यही है, समझते हैं। तो लाइपेज एंजाइम जो होती है यहाँ पर, लाइपेज एंजाइम यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर पॉइंट जैसे नोट करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि ये वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ये वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिसमें एंजाइम कार्य कर सके। ये वसा को इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे कि एंजाइम उस पर क्या करता है, काम करके, ठीक ना, काम करके उससे क्या कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते, डाइजेस्ट कर सके, उससे जो है कि हमारे पाचन क्रिया में काम करे। ये लाइपेज एंजाइम होती है, लाइपेज एंजाइम भी इसमें मिलता है, ये भी हमारा डाइजेशन का काम करता है। इस तरह से ये इसमें पूरी तरह से भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, जिसपे उसका पाचन क्रिया होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी वसा बूंदे जो होती छोटी छोटी वसा की बूंदे में हो जाती है। अच्छा, पित्ताशय में इसको पित्त को संरक्षित करके रखा जाता है, पित्ताशय में पित्त को संरक्षित करके क्या कर रखा जाता है जब तक कि उसकी जरूरत ना हो। इसमें पित्त को क्या करते हैं, हमारे शरीर में संरक्षित करके रखा जाता है जबकि उसकी जरूरत ना हो, ठीक है ना। जरूरत जैसे होती है तो उसके हिसाब से फिर हम पित्त को क्या करती है, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको यूज करती है, उसका प्रयोग करती है, ठीक है।
तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, इसको याद रखेंगे। यही वही वसा का पाइसीकरण कहलाता है, जो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, ठीक ना, और जब जरूरत होती है उसका यूज करता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इस तरह से, ये हमारा अंग जो होता है ये कलर का दिया हुआ है, तो ये हमारा पित्ताशय है, यहीं से पित्त हमारा निकलता है। पित्त और पित्ताशय, पित्त का जो पीएच लेवल 7.6 से 8.6 क्षारीय होता है और यह वसा का पाइसीकरण करता है। सवाल यहाँ पे पित्त का भंडारण कहाँ होता है, तो उत्तर सी होगा, पित्ताशय में। यहाँ पे आपका 1 मार्क का जो उत्तर होता है इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसको इंपॉर्टेंस पॉइंट को समझते चलते हैं। इस तरह से हमारा इसका सवाल का आपका उत्तर जो है कि आप आराम से दे सकते हैं। पित्त का पित्ताशय में देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जब ये देखते हैं कि यहाँ पर जब आपके पथरी उथरी की समस्या हो जाती है, जैसे पित्ताशय की थैली में पथरी हो जाती है, यहाँ पित्ताशय की थैली में देखिए पथरी हो जाती है, तो इसको फिर क्या किया जाता है, पित्ताशय की थैली को काट के निकालना पड़ता है। इसको क्या करते हैं, ये जो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको जो है कि लेप्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग जो क्या करते हैं, इसको काट के निकाल देते हैं, पित्ताशय की थैली को हटाया जाता है। पित्ताशय की थैली को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ये थोड़ा सा हम यहाँ पे टॉ बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, हटाया जाता है, ठीक है ना, ये हटाया जाता है। अच्छा, इसमें दिक्कत सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हमारे पित्ताशय की थैली को हटाया जाता है, हमारे शरीर में से हटा दिया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसका कारण ये होता है कि अब जैसे पित्ताशय की थैली को जब हटा दिया जाता है तो दिक्कत ये होती है कि पित्त जो है कि बूंद बूंद करके वो मात्रा में, ऐसा ये नहीं है कि नहीं पित्ताशय की थैली को हटा देने पर जो है पित्त की मात्रा निकलना बंद हो जाए, पित्त नहीं निकलेगा, नहीं, ऐसा ये गलत है। पित्त तो निकलेगा, लेकिन यही होता है कि पित्त जो है कि बूंद बूंद करके हमारे क्या होता है, शरीर में बूंद बूंद करके फिर निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे यदि पित्ताशय की थैली निकाल दी जाती है तो बूंद बूंद करके मात्रा निकलती है। यदि पाइते में कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस शुगर की मात्रा को डाइजेस्ट करने के लिए अधिक मात्रा में हमको पित्त की जरूरत पड़ती है। अब वो पित्त की मात्रा पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, और जब पित्त की मात्रा पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, थोड़े थोड़े मात्रा मिलती है, तो वही फिर दिक्कत होने लगती है कि फिर हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, गैस प्रॉब्लम्स होती है, जलन होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। कह पित्ताशय के ऑपरेशन से निकाल देने के बावजूद भी, ठीक है ना, रस निकलता रहता है जो छोटी आंत में बूंद बूंद करके गिरता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये रस क्या होता है, पित्त रस जो है निकलता रहता है, जो छोटी आंत में बूंद बूंद करके क्या होता है, गिरता रहता है, ये पित्त रस है, ठीक है ना। ये पित्त रस जो है यहाँ पर पित्ताशय ऑपरेशन, पित्ताशय को ऑपरेशन के बाद निकाल देने के बाद भी यकृत में क्या होता है ना, ठीक है ना, ये छोटी आंत में बूंद बूंद करके गिरता रहता है, जिसके वजह से जो है कि उसका प्रयोग जब अधिक मात्रा में शर्करा हो जाती है तो पचाने में उसको अधिक मात्रा में पित्त की जरूरत पड़ती है, और जब ये अधिक मात्रा में पित्त नहीं मिल पाता है तो फिर दिक्कत क्या होती है, फिर वही जो है कि हमारे इंडाइजेशन की दिक्कत होती है, फिर इसके बाद जो है कि भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, लेकिन इसका ऑप्शन भी तो है भाई, इसको निकालना पड़ेगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा पित्ताशय को हटाया जाता है, ठीक है। पित्त का पीएच मानिए तो हमने देखा, यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है कि अपना 7.8 से 8.6 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पित्ताशय का भंडारण कहाँ होता है ये आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर रेडी हो गए, यहाँ पर उसका आंसर भी आपको दिया गया है, जो आने वाले जो है कि ऑब्जेक्टिव, जो आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एग्जाम में, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत जो है कि फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, आगे वाला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए अग्नाशय, अग्नाशय का आप रोल देखते हैं, अग्नाशय क्या होता है, इस तरह से अग्नाशय है। अग्नाशय का रोल क्या होता है, अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि, पहले यकृत था और दूसरी ग्रंथि क्या है हमारी, ये बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। एक मार्क का प्रश्न उत्तर यहाँ पर आएगा, भाई मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, ये मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, अग्नाशय को बोलते हैं, जहां पर अग्नाशय को भी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, अग्नाशय को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होती है कि टोटल चीजें यहाँ पर लगभग पाचन की क्रियाएं लगभग जो है कि यहाँ पर कंप्लीट होती है, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि पाचन की क्रियाएं हमारे लगभग क्या होती है, कंप्लीट होती है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप काम, ये जो है कि लाइपेज, जैसे एमाइलेज होती है, एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं आपका लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, इससे पहले भी हम पढ़े थे, ठीक है ना। इसके पहले प्रोटीन भी जो क्या करता है यहाँ पर, उसका भी हम पॉइंट में जो है कि 1 2 3 करके पॉइंट इसमें दिया था। एमाइलेज जो है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो है कि प्रोटीन का पाचन, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। इस तरह से यहाँ पे सारी पाचन क्रियाएं लगभग जो है कि इंसुलिन का निर्माण इसके वजह से होता है। इसमें जब पाचन होती है तो यहाँ से इंसुलिन का निर्माण होता है, और इंसुलिन हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो ये बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर ध्यान देखिए, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन का निर्माण करती है। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बीटा कोशिकाएं जो होती है क्या करते हैं, इंसुलिन का निर्माण करते हैं, जो शुगर ओगर की बीमारी के लिए
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। तो ये पूर्ण पाचक रस का स्रोत हमारा अग्नाशय होता है। पूर्ण पाचक रस का स्रोत जो है हमारा क्या होता है, अग्नाशय होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपको जो है विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दें। लाइपेज जो यहाँ पर हम देखेंगे, लाइपेज जो होता है क्या करता है, यहाँ पर जो है कि लाइपेज का जो वसा का ट्रिप्सिन प्रोटीन का और इस तरह जो है कि एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस तरह मिश्रित ग्रंथि में लगभग जो होती है, यहाँ पर पॉइंट देख लेंगे जो एक स्टेशन जो हमारा था, ये चौथा स्टेशन होता है छोटी आंत। इसके पहले ये सारी प्रक्रिया हो गई। अब चौथी स्टेशन हमारी जो छोटी आंत होती है, जिसकी लंबाई 6 से लगभग जो है 7.6 मीटर होती है। भोजन का अधिकांश भाग पाचन और अवशोषण यही होता है। यहाँ पर अधिकांश भाग का जो पाचन और अवशोषण यही होता है। ये देखने में तो छोटी लगती है, लेकिन ये इसको छोटी ग्रंथि, छोटी आंत कही जाती है, लेकिन ये छोटी आंत नहीं है। देखने में तो इसको यदि लंबा करेंगे तो बहुत बड़ा होता है। 6 मीटर से लेकर लगभग 7.6 मीटर तक भोजन अधिकांश पाचन यही अवशोषण और यही होता है। लेकिन ये केवल सिकुड़े होने की वजह से, एक जगह सिकुड़े होने की वजह से ये छोटी दिखाई देती है, ठीक है ना। मतलब इसको देखा जाए तो व्यास के माध्यम से यदि देखा जाए तो व्यास में क्या होता है, छोटा होता है, और बड़ी आंत व्यास में बड़ी होती है, इसलिए उसको बड़ी आंत कही जाती है, इसको छोटी आंत कही जाती है। सवाल यहाँ पर अधिकांश पाचन जो है अवशोषण कहाँ होता है, तो अधिकांश जो पाचन हमारा अवशोषण कहाँ होता है, सीम होता है, छोटी आंत में होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख रहे, इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम समझते चलते हैं। अब यहाँ से जैसे हमारा छोटी आंत में भोजन आती है अग्नाशय से, तो ये छोटी आंत में जब आती है तो यहाँ पर जो है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जो 6 से लगभग 7.4 प्राणी होता है। ये ग्रहणी इसमें पाई जाती है, जिसको डेंडुरम कहा जाता है। और इसमें जो कि अंगुली नुमा उभार होती है। जो ये अंगुली नुमा उभार क्या होती है कि जब इसमें भोजन आता है तो भोजन आने के बाद अधिकांश पाचन हमारा तो यहाँ पर लगभग हो जाता है। देख रहे, अधिकांश पाचन यहीं पे होता है, अधिकांश अवशोषण भी यही होता है। 6 से लगभग 7.6 मीटर लंबी होता है। यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जितना भी होता है वो क्या किया जाता है, यहाँ से ये शोषित हो जाती है। शोषित होने के बाद खून में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, खून में छूट जाता है। और इसके बाद जो और भोज्य पदार्थ बनता है, जिसमें वो भोज्य पदार्थ जो है कि हमारे बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है। पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भोजन आता है, अब यहाँ से भोजन जो है कि हमारी छोटी आंत में जाती है। अब यहाँ पे स्टेशन नंबर 4 को तो हमने देख ही लिया, स्टेशन नंबर 4 को हमने समझा। स्टेशन नंबर 4 यही था जिसको हमने यहाँ पॉइंट में समझा है। अब आगे की तरफ जाते हैं कि ये छोटी आंत में प्रक्रिया जब होती है तो ये अंगुली नुमा संरचना जो होती है, इसको 3 इसमें भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले ग्रहणी डेंडुलम होता है, मध्य आंत्र जिसको बोलते हैं जेंजुलम होता है, और ये बोलते हैं शेषांत्र बोलते हैं, इसको इलम बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट याद है, 3 भाग होते हैं, इसमें 3 भाग। ये भाग जो होता है ग्रहणी होती है, बीच वाला भाग जो है कि मध्यांत होता है, और ये शेषांत्र होता है, इसको याद रखिएगा, ये पीला वाला भाग है, ठीक है। इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट भाग है। छोटी आंत के 3 प्रकार के भाग हैं। इस पॉइंट्स को हम समझेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे। अब यहाँ से भोजन जब आता है छोटी आंत में तो ये मध्यांत्र में आता है, जेंजुलम में। क्या आता है, मध्यांत में आता है, जेंजुलम में। जेंजुलम के बाद फिर इसके बाद जो है कि प्रक्रिया जब यहाँ पर जो डाइजेशन और यहाँ पर जो अब्जर्वेशन की प्रक्रिया होती है, तो याद रखेगा यहाँ पे विलाई होती है। ये विलाई जो अंगुली नुमा संरचना जो देख रहे हैं, यहाँ पे अंगुली नुमा जो संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है। तो छोटी आंत में उंगलियों जैसे उभार जो होती है, इसे विलाई कहते हैं। छोटी जैसे अंगुलियों जैसे उभार होता है, इसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ आता है, तो भोज्य पदार्थ आने के बाद क्या होता है, भोज्य पदार्थ में जितने विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो क्या हो जाता है, उससे पाचन होता है। उसमें क्या हो जाता है, संश्लेषित हो जाता है, खींच ली जाती है, और वो खींच कर खून में छोड़ दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर ये हमने देखा कि अधिकांश पाचन यहीं पे होता है, और अधिकांश अवशोषण भी यहीं पे होता है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। इस तरह से जो है कि विली होती है, अवशोषण का केंद्र माना जाता है। अवशोषण का केंद्र किसे माना जाता है, तो विली को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम आगे के बाद ये विली का भाग होता है। इस तरह से जो है कि इसमें हमारे जो सारे अंग पार्ट्स जो होते हैं कि हमारे निर्भर रहते हैं, ठीक है ना, इसमें जुड़े रहते हैं। इसको देखेंगे और ध्यान समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जिस प्रकार से पूरे भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पर विली में अवशोषण का कार्य करता, सतह क्षेत्र बढ़ा देती है। सतह क्षेत्र बढ़ा देती है, पोषक तत्व रक्त में पहुंचाती है। पोषक तत्व जितने भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन होते हैं, ये सब रक्त में पहुंचाने का काम करती है। तो इस तरह से देखिए रक्त में जाता है, तो अधिकांश शोषण यहीं पे हो जाता है। और लगभग जब बड़ी आंत में जाते हैं, तो बड़ी आंत में हम जाने के बाद वहां पे देखेंगे तो बड़ी आंत में जो है केवल पानी का शोषण होता है, ठीक है ना। इसके बाद मल त्याग वहां से फिर होता है। तो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पर हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पर होती है। छोटी आंत में हमने देख लिया छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, वहां पर क्रिया क्या होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये भाग हमने समझा। यहाँ पर विली के भी कार्य को हमने समझा, विली का अवशोषण केंद्र भी हमने समझा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, ये भी हमने देख लिया। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर रोल है इसके।
अधिकांश परिशोषिका। अब यहाँ पे आउट ऑफ जो है कि सर्विस होती है, ये हमारा होता है आउट ऑफ सर्विस। कह रहे परिशोषिका बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये एक अवशेषीय अंग कहा जाता है, अवशेषीय अंग। सवाल है कौन सा अंग अवशेषीय अंग है, तो अपेंडिक्स का नाम सुने होंगे। अपेंडिक्स ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग अपेंडिक्स होता है, ठीक है ना। इसे अवशेषीय अंग कहा जाता है। आउट ऑफ सर्विस का मतलब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बड़ी आंत में जब हमारे भोजन का लगभग जो एक भाग, एक समय की बहुत पहले समय की एक कहानी है, परिशेषिका लगभग जो है कि अपेंडिक्स का यहाँ पर सीकम से जुड़ी होती है, अवशेषीय अंग जो माना जाता था। तो पहले क्या होता था कि लोग जब पहले भोजन को नहीं पका के खाते थे, कच्चे मांस जो है कि आदि मानव जो लोग थे, तो पहले जब भोजन को खाते थे तो कच्चा ही खा जाते थे। तो कच्चा खाते थे तो ज्यादा से ज्यादा ये जो सीकम अपेंडिक्स का काम होता था, उसका डाइजेशन करने का सबसे बड़ा ज्यादा काम होता था। अब तो धीरे धीरे क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे पकाकर खाना शुरू कर दिए। अब जिसकी वजह से भोजन पका के खाते हैं, जिससे भोजन हमारा क्या हो जाता है, जल्दी में डाइजेस्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और ठीक हो तो डाइजेशन के अकॉर्डिंग वो जो है कि नरम हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है धीरे धीरे। तब जब उस भोजन को हम पका कर खाने लगे तो ये जो है कि हमारा जो अवशेषिका अंग होती है, इसका काम धीरे धीरे बंद हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है ना। ये अवशेषीय अंग है, ये सीकम से जुड़ी हुई भाग है। ये लंबाई 8 से 10 मीटर ये लगभग होती है इसकी, और ये लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट करें, बड़ी आंत में पानी का शोषण होता है। जो बड़ी आंत है, जो हम भोजन खाते हैं ना, भोजन खाते हैं तो उसमें पानी का अवशोषण होता है। और इसके बाद देखिए प्राचीन पूर्वज की ये बात बताई जा रही है, वही मैंने बताया। परिशेषिका में सूजन होने का सबसे बड़ा कारण यही बताया गया कि उस समय जो है जब हमारे भोजन, देखिए यहाँ पे परिशेषिका में सूजन का कारण क्या होता है, उसका भी हम समझेंगे। तो पहले के समय में जब लोग भोजन कच्चा खाते थे तो उस समय जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है परिशेषिका का काम होता था ये। लेकिन अब जो है कि धीरे धीरे हम क्या करने लगे, धीरे धीरे हर एक भोजन को हम क्या करते हैं, अब पका कर खाने लगे, जिसके वजह से जो है कि अब परिशेषिका का काम धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है ना। अगर खा रहे हैं जिसके वजह से जो है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो एक आज के मानव में अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है। सेलुलोज का मुख्य पाचन मानव में नहीं होता है, सेलुलोज का मुख्य पाचन मानव में नहीं होता है, ठीक है। पहले होता था, ये जब हम कच्चा उच्चा खाते थे तो इस तरह से जो है कि उसमें पाचन की क्रिया जब होती थी तो ये काम करता था। लेकिन अब जो है कि वो पाचन की क्रिया इसमें नहीं होती है, जिसके वजह से जो है कि अब हम भोजन को ज्यादा से ज्यादा पका के खाते हैं। तो पका के खाने के बाद अब उसकी जरूरत धीरे धीरे अब नहीं रही, और जब नहीं रही तो इसको आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया, ठीक है ना, आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया इसको, ठीक है। इस तरह से इसका काम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है गतिवर्धक एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, यह जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। कह रहा है कि यह जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। सवाल एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम मूल रूप से जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखिएगा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये क्या होता है कि एंजाइम जो है कि गतिवर्धक होता है। गतिवर्धक का मतलब क्या करता है, ये उनकी क्रियाओं को तेज कर देता है, उनकी क्रियाओं को क्या करता है, ये तेज कर देता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो कि एंजाइम प्रोटीन है, जैव उत्प्रेरक होते हैं, आई क्या करता है, इनकी क्रियाओं को तेज कर देता है, ये रासायनिक क्रियाओं को गति बढ़ा देता है, स्वयं नष्ट नहीं होने देता, ठीक है ना। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, इस तरह से प्रक्रिया हम जैव उत्प्रेरक के रूप में हमने देखा यहाँ पर। तो ये प्रक्रिया आप अच्छी तरह से को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, इसमें रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। इस तरह से हमारे भोजन में जो भोजन का डाइजेशन यहाँ पर हम देखे लगभग यहाँ पर कर रहा है कि शरीर में एंजाइम न हो, यदि शरीर में एंजाइम न हो तो भोजन को पचने में सालों से ऊपर का समय लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यदि हमारे शरीर में एंजाइम न हो तो भोजन को हमारे शरीर में पचने में सालों का समय लग जाएगा, सभी नहीं पचेगा। लेकिन एंजाइम होने की वजह से हमारा क्या होता है, भोजन बहुत जल्दी में पच जाता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में ये भोजन बहुत जल्दी में पच जाता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया जो जैव उत्प्रेरक का काम इसमें जो करती है, जो भोजन को पचाने में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इस तरह से जो है कि हमारे यहाँ पर देखेंगे एमाइलेज जो है कि स्टार्च का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। तो ये प्रक्रिया ये जो है कि अपना अपना अलग अलग जो इसमें सब एंजाइम जो होते हैं सब अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी एंजाइम का काम एक जैसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है, सभी एंजाइम का अलग अलग कार्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर पाचन से संबंधित यहाँ पर सब आपको बता दिया गया है एक विजुअलाइजेशन के माध्यम से, जिसको आप भली भांति समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो है कि इसमें आने वाली जितने भी ये यात्रा लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद जो कि आने वाले जो वीडियो रहेंगे वो भी आपको जो है कि मैं लेकर जो है कि वननेस लर्निंग क्लासेस पे आपको अपलोड की जाएगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।